नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले 11th क्लास हिंदी में जो हमारी अंतरा भाग 1 जो पुस्तक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो गद्य खंड से रहने वाला है। मतलब अंतरा भाग 1 से मैं 2 पार्ट्स में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एक तो पार्ट 1 जो कि आपका गद्य खंड का आज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट आपको आज ही शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें काव्य खंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने से आपको लगभग चैप्टर की बहुत सारी स्टोरी भी आपको पता चल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, ये जो क्वेश्चंस जो मैंने ऐड किए हैं कुछ तो सपोर्ट मटेरियल से लिए गए हैं और कुछ आपके बुक से लिए गए हैं। तो आप कमेंट में ये मत कहना कि भाई रोशन भैया आपने सारे क्वेश्चन आपने सपोर्ट मटेरियल से चेप दिए या फिर आपने बुक से चेप दिए। दोनों जगह से क्वेश्चंस लिए गए हैं जो मेरे को लगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चंस थोड़े रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया है। अब देखिए, ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए पहले नंबर पे मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का नायक बना दिया। मतलब आपको पता है ईदगाह जो चैप्टर है उस कहानी के नायक कौन है? हमारे हामिद भाई साहब है ना। हामिद एक बच्चा है, वो उस कहानी का नायक है यानी कि हीरो है। तो उस कहानी का हीरो क्यों है? ऐसे क्या उसके अंदर आपको विशेषताएं नजर आती है जिससे कि उस कहानी का हीरो है? तो देखिए, ये जो ईदगाह कहानी है वो पूरी तरीके से किसके इर्द गिर्द घूमती है? हामिद के इर्द गिर्द, है ना। और हामिद जो है वो सभी पाठकों को क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो उसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण है जो कि उसको इस कहानी का नायक बना देता है। सबसे पहला तो भाई हामिद क्या है? तर्कशील बालक है ना। तर्क के आधार पर बात करता है, ठीक है। और वह अपने तर्कों से क्या करता है? अपने साथियों को पराजित कर देता है, अपनी बातों से अपने साथियों को पराजित कर देता है, ठीक है, हरा देता है। कहने का मतलब ये है हामिद एक समझदार बालक है और व्यर्थ की चीज़ों पे पैसे कभी खर्च नहीं करता, स्वयं के मन पर नियंत्रण करता है। आप देखो, उसके पास जो पैसे थे हो सकता है वो मतलब बर्फी खाने पे या फिर मिठाई खाने पे या किसी और फालतू की चीज़ पे खर्च कर सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा हामिद दादी के प्रति क्या है? अत्यधिक संवेदनशील है ना। तभी उसने क्या किया? अपने मतलब जब वो मेले में गया तो कुछ मतलब अपनी दादी के लिए खरीदा उसने, है ना। दादी के लिए क्या खरीदा? चिमटा खरीदा, क्योंकि रोटी बनाते समय क्या होता था, देखिए उसकी दादी के जो हाथ थे वो जल जाते थे, है ना। तो इस कारण उसने क्या किया? अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। व्यर्थ के चीज़ों पे पैसे खर्च वो नहीं करता था। तो ये 3 पॉइंट आप बता सकते हैं हामिद की चारित्रिक विशेषता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए, है ना। जो चिमटा है उसकी उपयोगिता बताने के लिए उसने क्या क्या बातें कही। तो देखो, सबसे पहला उसने चिमटा बड़े काम की चीज़ है। रोटी तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, दूसरे को आग पकड़ा दो, ठीक है। इसके अलावा खिलौने तो थोड़ी देर में ही टूट जाते हैं, जबकि चिमटा का कुछ नहीं होता, है ना। मतलब अगर खिलौने की बात करें तो भाई खिलौना को आप इधर उधर पटकोगे टूट जाएगा, लेकिन चिमटा नहीं टूटेगा। चिमटे को देखकर अम्मा खुश हो जाएगी, वह मुझे दुआएं देगी। मतलब चिमटे को देखकर उसकी जो दादी है खुश हो जाएगी, उसको दुआएं देगी, ये भी बात कहता है वो। चिमटा एक खिलौना भी है, इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाता है, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा, इससे मरीजों का काम भी लिया जा सकता है, मरीजे का काम भी लिया जा सकता है, ऐसा वो कहता है, ठीक है। चिमटे का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, चिमटा खिलौने का बादशाह है, रुस्तमेद हिंद सिद्ध हुआ। मतलब ये सारी बातें वो चिमटा की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कहता है कि भाई इसको खिलौने के रूप में यूज कर लो, कंधे पे रख लो तो बंदूक बन जाएगा, है ना, दादी के काम भी आ जाएगा। वो बहुत सारे उपयोगिता चिमटा की के बारे में वो बताता है। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्या आपको लगता है कि इसका अन्य शीर्षक भी हो सकता है? मतलब क्या ये जो ईदगाह जो कहानी का जो शीर्षक रखा गया है ईदगाह, क्या ये बिल्कुल सही है या फिर आपके अकॉर्डिंग इसका कुछ और भी शीर्षक हो सकता है? इस क्वेश्चन में आपको ये जवाब देना है। तो देखिए, ईदगाह इस कहानी का शीर्षक क्या है? उचित है, बिल्कुल सही है। इस कहानी की जो जितनी भी घटना है वो ईदगाह के इर्द गिर्द ही घूमती है ना। ईदगाह कहानी का क्या है? केंद्र बिंदु है, मतलब केंद्रीय जो स्थल है वो ईदगाह ही है। कहानी के आरंभ में वहीं जाने की तैयारी को दर्शाया गया है, मतलब सारे बच्चे ईदगाह जाने के लिए उत्सुक थे, उसी का वर्णन किया गया है। ईदगाह पर ही नमाज पढ़ी जाती थी, वही एकता की दृष्टि भी आपको हो सकती थी, मतलब लोग एकजुट हो रहे हैं, वही मेला भी लगता था। तो ईदगाह के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी जो है
वो घूम रही है, इसलिए इसका शीर्षक बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन इसके अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे कि हामिद का चिमटा हो सकता था, ईद का उपहार हो सकता था, ये भी इसका शीर्षक या टाइटल रखा जा सकता था। लेकिन ईदगाह क्या है, इसका सर्वाधिक मतलब जो शीर्षक है वो बहुत बढ़िया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमाना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आंसर पढ़ते हम। हामिद बहुत छोटा बच्चा था, वो अन्य बच्चों के समान ही था। उसकी उम्र पैसे की अहमियत और घर वालों की ज़रूरतों को समझने की नहीं थी। उसने फिर भी यह समझा कि उसके पैसों को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। अपनी दादी के काम को सरल बनाने के लिए चिमटा खरीदा था उसने। बच्चे खाने पीने और खिलौने खरीद रहे थे, है ना, उसने उसको मतलब एक तरीके से पैसे की बर्बादी समझी। हामिद ने ऐसा नहीं किया, एक बड़े व्यक्ति के समान घर की ज़रूरत पर ही पैसे खर्च किया। तब वह एक बूढ़ा हामिद बन गया, मतलब एक समझदार बूढ़ा हामिद कहलाया। एक जैसे समझदार व्यक्ति होता है ना, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हम ज़्यादा समझदार होते चले जाते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे बूढ़ा हामिद बोला है, क्योंकि उसने अपनी अम्मा के लिए, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। उसे अपनी जिम्मेदारियों तथा घर की हालात के विषय में पता था। इधर दूसरी ओर अपने पोते द्वारा किए गए कार्य से दादी प्रसन्न हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। वह जहाँ दुखी थी वहीं एक बच्चे के समान हैरान भी थी, अतः वह बच्चे के समान रोने लगी थी। मतलब ये जो हामिद ने जो किया था उसको देख के उसकी दादी रोने लगी थी, है ना। वह भूल गई थी कि वह उम्र में हामिद से बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको आंसर बताना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भारी है, विवेचना कीजिए। तो ये दोपहर का जो भोजन आपका जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, और यहाँ पे सिद्धेश्वरी प्रसाद जी जो है उनके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है ना। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो सिद्धेश्वरी का परिवार भयंकर गरीबी से ग्रस्त है। मतलब गरीबी के कारण क्या है कि परिवार जो है ना, उसमें स्नेह जो बंधन है, स्नेह का जो बंधन है, प्यार मोहब्बत, वो कम होता जा रहा है। परिवार को बचाने के लिए वो एक स्थान और एक सदस्य के समान दूसरे के विषय में झूठ बोलती है। मतलब एक दूसरे से झूठ बोल के परिवार में क्या कर रही है, एकता बनाने की कोशिश कर रही है, परिवार को बिखरने से बचा रही है ना। तो इसलिए वो क्या कर रही है, कई बार झूठ बोलती है, परिवार के सदस्यों से क्या कर रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन उसका झूठ बोलना जो है वो 100 सत्यों के बराबर है। क्यों? क्योंकि अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए, परिवार में जो टकराव है ना आए, उसके लिए वो झूठ बोल रही है। इस कारणवश उसका जो झूठ है वो 100 सत्य के बराबर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये जो दोपहर का भोजन जो चैप्टर का नाम रखा गया है, क्या ये बिल्कुल सही है या आपके अकॉर्डिंग इसका कुछ और भी टाइटल होना चाहिए? तो देखिए पढ़ते हम, मतलब इसमें बस आपको यही बताना है कि दोपहर का जो भोजन है उसका जो शीर्षक है सही है या नहीं। देखिए, दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार की गरीबी का चित्रण किया गया है। इस परिवार की स्थिति दयनीय है, घर में खाने के लिए भी भोजन नहीं है। इस कहानी का पूरा जो घटनाक्रम है वो दोपहर के भोजन के समय की जो घटना है उसके इर्द गिर्द घूमती है, जो कहानी की मूल संवेदना को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में पूर्ण सक्षम है। घर के मुखिया के बेरोजगार हो जाने पर परिवार को किस प्रकार एक के बाद एक समस्याओं से जूझना पड़ता है। दोपहर के समय घर के सभी सदस्य एक के बाद एक घर आते हैं और परिवार की स्थिति और अपने संघर्ष का प्रकारात्मक से व्यक्त कर कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। अतः यह शीर्षक बिल्कुल उचित है। मतलब ये जो कहानी है पूरी तरीके से दोपहर के भोजन के इर्द गिर्द ही घूमती है। बारी बारी से परिवार के सदस्य आते हैं दोपहर में भोजन करने, और सभी को मतलब कहीं ना कहीं अपने स्थिति के बारे में, हालात के बारे में मालूम है। तो इस कारणवश अगर हम कहें दोपहर का जो भोजन का जो शीर्षक है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों में टप टप आंसू चूने लगे। ठीक है, तो ये आपको मतलब क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको स्पष्ट करना है। देखिए आंसर पढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी एक भारतीय गृहिणी है। वह घर की सभी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कटुता नहीं आने देती। घर की आर्थिक दशा खराब है। वह कम साधनों में भी परिवार का पेट भरने की कोशिश करती है। इस काम में उसे बहुत झूठ बोलना पड़ता है। उसे इस बात की पीड़ा है कि घर का हर सदस्य आधे पेट भोजन
करके पेट भरा होने का नाटक कर रहा है। मतलब घर में सभी को पता है कि भाई स्थिति क्या है, और इस कारणवश सभी सदस्य क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। आधा पेट खाते हैं और बोल देते हैं पेट भर गया है। ठीक है, वह स्वयं भी भूखी रहती है। इस दर्द को वह किसी दूसरे के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाती। वह पीड़ा आंखों से आंसुओं के माध्यम से निकलती है। मतलब जो पीड़ा है उसके अंदर जो दर्द है वो आंसुओं के माध्यम से निकलता है। ठीक है, तो इसमें ये समझाने की कोशिश की गई इस लाइन में। आपको ये इसमें आंसर बताना था। अगला क्वेश्चन है कि भाई ये सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते थे। जो सिद्धेश्वरी प्रसाद है उनकी जगह पे, मतलब सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो आप क्या करते। ऐसी स्थिति में मान लो कि घर की स्थिति बिल्कुल ख़राब है, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रखी है, और जो घर का मुखिया है उसका रोज़गार भी चला गया, वो बेरोज़गार हो गया। तो वैसी स्थिति में आप क्या करते, क्या किस तरीके से मैनेज करते। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर क्या बताएंगे हम। सिद्धेश्वरी की जगह हम होते तो भी हम भी वही करते जो सिद्धेश्वरी ने किया। सिद्धेश्वरी के रूप में महिला हो या कोई पुरुष, अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, घर का उचित प्रबंध करना हर घर के मुखिया सदस्य की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सिद्धेश्वरी अपने घर की मुखिया महिला थी और वह अपने घर के सदस्यों की सीमित आय में भी अपने घर का उचित प्रबंध कर रही थी। हम भी यही सिद्धेश्वरी की जगह, अगर हम भी सिद्धेश्वरी की जगह होते तो यही करते। महिला के रूप में या पुरुष के रूप में हम भी सिद्धेश्वरी की तरह करने का प्रयत्न करते। हमारे पारिवारिक दायित्व होता है हमारा, है ना। अपने परिवार के सदस्यों की हितों के लिए अपनी तरह से कुछ त्याग करना, थोड़ी तकलीफ सहना, परिवार के रिश्तों को मजबूत करना, दुख सुख उतार चढ़ाव पारिवारिक जीवन का हिस्सा होता है। ऐसे में कठिन समय में सूझबूझ और कुशलतापूर्वक निकाला जाता है ताकि अच्छे समय का आधार तैयार किया जा सके। सिद्धेश्वरी भी अपनी सूझबूझ से कठिन समय से निकल रही थी, तो हम होते तो भी यही कदम उठाते जो सिद्धेश्वरी प्रसाद मतलब सिद्धेश्वरी ने उठाया था। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो टॉर्च बेचने वाला जो आपका जो कहानी है उसमें से है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। भव्य पुरुष ने कहा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है। तो जहां प्रकाश है वहीं जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए आंसर पढ़ते हैं हम चैप्टर के आधार पे। इसका तात्पर्य है कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश ही आवश्यक है ना। अगर कहीं अंधेरा है तो उसको ख़त्म करने का काम कौन करेगा भाई, प्रकाश करेगा, रोशनी। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, ठीक है, तभी अंधकार मिटता है। मतलब अंधेरे में अगर प्रकाश जाएगा तभी अंधकार मिटेगा। भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात करता है, जो कि भव्य पुरुष आपको पता है इसमें दो कैरेक्टर की बात की गई है। एक असलियत में टॉर्च बेचता है ना, और एक जो है वो साधु है, साधु के तौर पे काम कर रहा है वो। तो उन दोनों की स्टोरी इसमें बताई गई है। तो भव्य पुरुष बनता है वो, तो भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है। इसी हृदय से प्रकाश की किरणें फूटती है। अंधकार में प्रकाश की किरणें होती है तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। प्रकाश को अंदर में खोजना ही पड़ता है। मतलब ये अंदर हृदय की बात करें कि हृदय में भी मतलब क्या है, प्रकाश की किरणें पड़ेगा जब भी जाके हमारे जीवन का जो अंधकार है वो दूर होगा, है ना। ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है। मतलब जो भीतर जो हमारे हृदय के अंदर जो मतलब अंधेरा है उसको उजाला करने के लिए जो टॉर्च आपको पता है कौन बेच रहा है, साधु। और सूरज छाप जो टॉर्च उसका दूसरा जो मित्र है वो बेच रहा है। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है, जो फ़र्क है उसकी हमें बात कर यहाँ पे बतानी है। देखिए इस पार्ट में दो प्रकार के अंधेरों का जिक्र है, बाहरी अंधेरा और भीतर हृदय का अंधेरा। कुछ लोग साधु संत का रूप धारण करके हृदय के अंधकार को मिटाने का उपाय बताते हैं, और यही उपाय भीतर के अंधेरे की टॉर्च है। मतलब जो भीतर जो टॉर्च जलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं। वो साधु संत जो होते हैं वो क्या करते हैं, भीतर के टॉर्च जलाने की बात करते हैं, है ना। मात्र धन प्राप्ति के लिए ही ऐसे लोग मतलब जो करते हैं वो धन प्राप्ति के लिए करते हैं। सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला जो है वो बाहर के अंधेरे को जो बाहर के अंधेरे का जो डर है और दिखाकर क्या करता है, भयभीत करता है लोगों को, है ना। और उसके सामने तरह तरह की दुर्घटनाओं की आशंकाएं जताता है और फिर जाके अपने जो मतलब नाम का जो टॉर्च है उसको बेचता है।
तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, अंधकार को दूर करने की बात कर रहे हैं। एक अंदर की अंधकार को दूर करके अपना धंधा चला रहा है और एक बाहर के अंधकार को दूर करके अपना धंधा चला रहे हैं। ठीक है, ये है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल लूंगा, इससे क्या आशय है। देखिए क्या है यहाँ पे आंसर हमें बताना है कि मतलब धंधा वही करूंगा लेकिन मतलब टॉर्च ही बेचूंगा लेकिन कंपनी बदल लूंगा। इसका मतलब ये है कि टॉर्च बेचने वाला कहता है कि धंधा वही करूंगा अर्थात लोगों को ठग कर पैसे कमाऊंगा। ठीक है, धर्म का धंधा मतलब धर्म का धंधा टॉर्च बेचने के समान ही है। दोनों कंपनी अलग अलग है। धर्म के ठेकेदार आस्था को बेचते हैं। ठीक है, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, जो गुरु लोग मतलब जो साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं, आस्था को बेचते हैं। आस्था को बेच के क्या करते हैं, कमाई करते हैं और सम्मान भी ज़्यादा मिलती है उनको। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है, धंधा वही रहेगा लेकिन मतलब टॉर्च ही बेचेंगे, बस कंपनी बदल लेंगे, धर्म का धंधा स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। तो साधारण सी बात है कि भाई इस संसार को प्रकाशित करने का काम कौन कर रही है, सूरज, है ना, सूर्य कर रही है। जब सूर्य आता है तो अंधकार भाग जाता है, अतः सूर्य छाप नाम रखकर लेखक पाठकों को कंपनी के प्रति आश्वस्त कराना चाहता था। टॉर्च भी प्रकाश करने के काम आती है, अतः यह नाम लेखक की बनाई कंपनी तथा कहानी की सार्थकता प्रदान करती है। ठीक है, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है। तो 5 साल बाद एक दोस्त देखता है कि मंच पर एक साधु भाषण दे रहा है। उसका भाषण बड़े ध्यान से लोग सुन रहे हैं। वह लोगों को अंधकार का डर दिखाता है, ठीक है, और ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए कहता है। आपको पता है कि ये जो टॉर्च बेचने वाली कहानी में 2 दोस्त है, ठीक है, तो एक तो भाई सही में टॉर्च बेच रहा है और एक साधु बन गया है। और साधु जो है उस अपने दूसरे मतलब जो टॉर्च बेचता था वास्तव में, तो अपने दोस्त को देखता है कि भाई वो साधु बन चुका है और साधु बन के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लोगों को ज्ञान का प्रकाश दे रहा है ना। उस साधु की बात सुनकर पहला मित्र हंस पड़ा। जब वह उसके निकट जाता है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसका पुराना मित्र है जिसे उसे 5 साल बाद मिलने का वादा किया था। इस प्रकार अचानक दोनों एक दूसरे के से मंच पर मिलते हैं और एक साधु बना होता है तो दूसरा टॉर्च बेचने वाला। ठीक है, तो दोनों दोस्तों की मुलाकात इस प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। तो पहला दोस्त जो था वो मंच पर साधु के रूप में था, है ना। वह मंच पर बैठे लोगों को प्रवचन दे रहा था। उसने रेशमी वस्त्र पहन रखा था, चेहरा पर लंबी दाढ़ी थी उसकी और उसके बाल भी लंबे हो गए थे। इस वेश में उसका स्वरूप भव्यता को प्राप्त हो रखा था। वह लोगों की आत्मा के अंधकार को दूर करने की बात करता था, मतलब दूर करने के लिए ज्ञान रूपी टॉर्च को बेच रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य के अंदर जो करुणा की भावना होती है ना, वो उसके भीतर की प्रतिछाया है। मतलब व्यक्ति कई बार क्या होता है ना कि अपनी करुणा को ना छुपाए रख लेता है। मतलब करुणा तो होता है, वो चाहता है कि दूसरे की हेल्प करना, लेकिन कई कारणवश वो नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे को ये समझाना है। तो देखिए आंसर पढ़ते हैं हम। आंसर दे रखा है कि लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य करुणा की भावना जागृत होती है। कहीं भी वो देखता है कि अन्याय हो रहा है किसी के साथ, तो करुणा की भावना के कारण उसके अंदर करुणा की भावना उत्पन्न होती है, जागृत तो हो जाती है, क्योंकि हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ करुणा है, दया की भावना होती ही है ना। परंतु अनेक कारणों से वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। ये कारण जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों को खोने का भय हो सकता है, या स्वयं किसी विपत्ति में फंसने के कारण। मतलब हम देखते हैं ना कई बार कि भाई दूसरे जगह पे अन्याय हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हम अगर इसकी हेल्प करेंगे तो हम भी विपत्ति में पड़ जाएंगे, इसलिए हम उसकी हेल्प नहीं करते। तो इस कारण क्या होता है कि उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है ना। अपने साहस वो नहीं दिखा पाता, साहस की भावना नहीं दिखा पाता। और यही हालत क्या है चमेली के, जो चमेली गूंगा जो आपका चैप्टर है उसमें चमेली का जो पति है वो भी करुणा तो दिखाना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं दिखा पा रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। जैसे कोई गूंगा है, बहरा है ना, अपंग है, तो उसके साथ हमारे को कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से आप सही नहीं है। सही यानी कि कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर होगा। हम सभी में कोई ना कोई कमी होती है, अतः हमें विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए। आवश्यक विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए हमें। अगर उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो, है ना, विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। उनके प्रति दया और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, उनके सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। हमें स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे हम क्या ले सकते हैं, प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो अच्छा व्यवहार कुल मिला के हमारे को विकलांगों के साथ रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गूंगे की कहानी स्टोरी के आधार पे बताना है। तो क्या आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, गूंगा चमेली को माँ के समान ही समझने लगा था। आरंभ में चमेली भी उसे करुणामय माँ का रूप देती है, मतलब दिखाती है, मतलब उससे अच्छा व्यवहार रखती है। धीरे धीरे चमेली के साथ रहते हुए उसे एहसास होने लगा था गूंगे को कि उसके लिए वह कुछ नहीं है, चमेली के लिए वो कुछ नहीं है। ठीक है, जब चमेली के बेटे ने, जिसका नाम बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, तो उसने यह सहा नहीं, उसे मतलब गूंगे से सहा नहीं गया। उसे उम्मीद था कि चमेली उसका पक्ष लेगी, मतलब कि चमेली उसको सपोर्ट करेगी। इसके विपरीत चमेली ने गूंगे के स्थान पर अपने बेटे का पक्ष लिया। उसके बेटे ने, बसंता ने गूंगे के ऊपर भाई झूठा इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन चमेली ने अपने बेटे बसंता का ही सपोर्ट किया था। लेकिन गूंगे को ऐसा लग रहा था कि चमेली उसको सपोर्ट करेगी। गूंगे को यह बात बुरी लगी। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी तो किया ही किया, बल्कि उसकी आंखों में पानी भर दिया था, वो रोने लगा। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से आहत था और उसके लिए उसे तिरस्कार भी था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। तो गूंगा जो था उसको कोई दया या सहानुभूति नहीं चाहिए था, उसको अपने अधिकार चाहिए थे। जैसे दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, जैसे कि चमेली अपने बेटे बसंता के साथ जैसा व्यवहार कर रही है, वो चाहता था कि उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो। ठीक है, तो गूंगे ने यह बात कई बार स्वयं संकेत के माध्यम से कही कि वह दया सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता है। अधिकार अपनत्व से उपजता है, मतलब कोई अपना होता है तो भाई उसको अधिकार देने की कोशिश करता है। चमेली उसे दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनत्व समझता है, वह उसे अधिकार चाहता है। वह चमेली बसंता का पक्ष लेती है, मतलब जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसकी अधिकार भावना आहत होती है, मतलब उसको दुख पहुंचता है गूंगे को। चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। वह केवल अधिकार चाहता है, वो चाहता है कि भाई बसंता के समान उसको भी अधिकार मिल जाए। अधिकार ही है जो उसे प्रेम, सम्मान, समानता का भावना देता है। दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं देती है, अतः वह दया नहीं, वह अधिकार चाहता है। ठीक है, इसका आंसर आपको ये बताना है। गूंगा कहानी पढ़कर आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है और क्यों। जब आपने गूंगा कहानी पढ़ा, गूंगे की स्टोरी पढ़ी, तो कौन कौन सी भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हुई। तो गूंगा कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई, आपको ऐसा आंसर बताना है। ठीक है, मेरे अनुसार वह सहानुभूति का पात्र नहीं है, वह सम्मान का पात्र है। सहानुभूति का मतलब होता है कि भाई आप किसी के साथ दयापूर्वक व्यवहार कर दो, बस आप दिखा दो, है ना, सहानुभूति ये है। तो वह उसको भाई सहानुभूति नहीं चाहिए था, वो तो खुद चाहता था कि भाई समाज में उसको सम्मान मिले, तो हमें उसको सम्मान देना चाहिए। यदि उसे सही लोग मिलते तथा सही दिशा निर्देश मिलता तो वह हमारी तरह ही जीवन जी पाता। उसके जीवन में व्याप्त लोगों का व्यवहार उसे सहानुभूति का पात्र बना देता है। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं अपितु उस समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते हैं। उसकी कमी उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है, मतलब लोग उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसको समान अधिकार नहीं दे रहे, यही है जो उसको सहानुभूति का पात्र बना देता है। उसके साथ कहानी में जो जो होता है उसे पढ़कर मन में सहानुभूति फूट पड़ती है, मतलब हमारा भी उसके प्रति सहानुभूति कह सकते हैं, या फिर
सहानुभूति का मतलब आप समझते हैं कि चाहिए मतलब विशेष प्रकार का, आप कह सकते हैं कि भाई बेबस है, कोई लाचार है तो उसकी हेल्प कर दो, बस थोड़ा सा इस तरीके से सहानुभूति हम दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ज्योतिबा फुले जो चैप्टर है उससे है, आपको पता है ज्योतिबा फुले जो एक समाज सुधारक थे, है ना, समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की इन्होंने, और फिर भी इनका समाज सुधारकों के लिस्ट में इनका नाम शुमार नहीं किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, इस सूची को बनाने वाले जो लोग थे वो समाज के उच्च और सम्भ्रांत वर्ग, यानी कि जो अमीर लोग थे, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले जो थे वो कर रहे थे। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, इनको महत्व नहीं दिया। वे नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी मानवतावादी विचार आम जनता तक पहुँचे, क्योंकि वे आम जनता उनके इन विचारों से प्रभावित होकर कई तो समाज के निम्न वर्ग पर से उनका जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ब्राह्मण लोग चाहते थे कि भाई अगर ज्योतिबा फुले फेमस हो गए तो जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो क्या करेंगे, उनकी बातों पे चलने लग जाएंगे और समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्योतिबा फुले शिक्षा नीति, जिसमें वे बताते हैं कि शिक्षा पर किसी का एक अधिकार नहीं है, दलित वर्ग, शोषित वर्ग, जो निम्न वर्ग है, उनको पढ़ने का अधिकार दिलाना चाहते थे। साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा में बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते थे, या शिक्षा द्वारा मतलब समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। और यही चीज़ उच्च वर्ग ब्राह्मण लोगों को पसंद नहीं था, ठीक है। अतः यह शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फुले को समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया, ठीक है। ये आंसर आपका यहाँ पे आना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्योतिबा फुले और सावित्री कैसे एक और एक मिलकर 11 हो गए? ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या किया, समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की। जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको शिक्षा प्रदान किया, उनके लिए पाठशालाएँ खुलवाई, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पाठशालाएँ खुलवाई। तो इस कारण दोनों ने मिलकर ये काम किया, तो इस कारण वो एक और एक मिलकर 11 हो गए। ऐसा आप यहाँ पे आंसर बताएंगे, यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो स्त्रियों को भाई पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रतापूर्वक अधिकार मिलना चाहिए। स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। स्त्री पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, स्त्रियों को मतलब पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्र में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त होना चाहिए, तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिससे दोनों के अधिकार हो। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिससे पुरुषों को मनमानी हो और उनके स्त्रियों को गुलाम बनाने की कोशिश की जाए। ऐसे कोई मंत्र वगैरह उच्चारण ना किए जाए, ठीक है। ये आंसर आपको बताना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आया? क्रमबद्ध रूप में लिखिए। तो सावित्री बाई आपको पता है ज्योतिबा जो फुले है उनकी पत्नी, ठीक है। तो सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन विवाह के बाद आया। उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ कर दिया। इसके लिए उनके पति ज्योतिबा फुले ने मराठी से उन्हें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी। उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक को भी उन्होंने पढ़ा। अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना भी की थी। विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल भी दिया था, ठीक है। इसके बाद तो उन्होंने शूद्र जाति के जो लोग हैं लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। मतलब जो निचली जाति के जो लोग थे उनके लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो भाई समाज में अभी भी क्या है, अभी भी महिलाओं को अच्छे अधिकार मतलब उतने अधिकार नहीं मिले हुए हैं, या फिर आज भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है ना। स्कूलों में मतलब स्त्रियों की उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें बदलें, इन सब चीज़ों में हम परिवर्तन लाना चाहेंगे, ठीक है। ये आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। अब खानाबदोश कहानी में आ जाते हैं। खानाबदोश कहानी की बात कर लेते हैं। खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो खानाबदोश आपको पता है घुमक्कर लोग जो होते हैं उनको हम खानाबदोश बोलते हैं, जो कि एक जगह पे रुके नहीं रहते, अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं, वो खानाबदोश है। तो खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना मजदूर वर्ग का शोषण है। मतलब इसमें क्या है, मजदूर वर्ग का किस तरीके से शोषण होता है उसी चीज़ का वर्णन किया गया है। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर करने वाले
मजदूर वर्ग के शोषण तथा यातना को चित्रित किया है, मतलब उसका वर्णन उन्होंने किया है। मजदूर यदि इज्जत के साथ भी जीना भी चाहते हैं ना, तो सूबे सिंह जैसे जो समृद्ध लोग हैं और जो ताकतवर लोग हैं समाज में, वो क्या करते हैं, उनको जीने नहीं देते। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बांटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में लेते हैं। जो शोषक वर्ग है यानी कि जो शोषण कर रहे हैं, वो जाति को भी अपने हथियार में लेते हैं, क्योंकि ऊंची जाति के लोग भाई समाज में अपना दबदबा कायम करके रखते हैं, पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, और निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, अब भाई निम्न जो शोषित वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं भाई, अपनी रोजी रोटी की समस्या में ही उलझे रहते हैं। उनको भाई अपनी रोजी रोटी चल जाए उसी में पूरा दिन निकल जाता है, अपनी समस्याएं उसी से मतलब उलझे रहते हैं। ठीक है, और ज़मीन से उखड़ते लोगों की व्यथा को बताता है, मतलब इसमें किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग हैं वो रोजी रोटी की तलाश में जाते रहते हैं और इसी क्रम चक्र में वो फंसे हुए हैं। तो इसी का वर्णन खानाबदोश कहानी करता है। ठीक है, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है, इस समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो खानाबदोश कहानी में आज के समय में कौन कौन सी समस्याएं, मजदूरों के साथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा समस्या आज भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको समाज में जातीय भेदभाव देखने को मिल जाएगा, मजदूर वर्ग का शोषण होता है, यातनाएं झेलनी पड़ती है उनको, उसका भी वर्णन किया गया है इसमें, है ना। मजदूर अभी भी नरकीय जीवन जी रहे हैं, मतलब नर्क के समान उनका जीवन है, सुविधाओं का अभाव है उनके पास। समाज में स्त्रियां जो है सुरक्षित नहीं है, उनका शोषण आज भी हो रहा है। सम्मानजनक इस दृष्टिकोण लोग नहीं रखते हैं महिलाओं के प्रति, जैसे पुरुषों के प्रति रखा जाता है। ठीक है, समाज में शोषण को देखकर चुप रहने की मानसिकता व्याप्त है। मतलब आप देखेंगे कि वो कई बार किसी महिला का या किसी नीच जाति के वर्ग का शोषण हो रहा है, तो या फिर कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो पावरफुल व्यक्ति है वो लाचार बेबस कमज़ोर व्यक्ति का शोषण कर रहा है, तो लोग वहाँ पे चुप रहते हैं। ये मानसिकता आज भी व्याप्त है। तो कहानीकार जो है यही चीज़ों का वर्णन इस कहानी में की है और आज भी एक समस्या जो है हमारे समाज में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, चल ये लोग मारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। मतलब वो ना घर बनाना चाहते हैं, सुकिया जो है और मानो है ना, वो दोनों मिलकर अपना एक घर बनाना चाहते हैं, उस घर में रहना चाहते हैं, लेकिन वो उनके घर को कोई नहीं बनने देना चाहता। ठीक है, तो उसके आधार पे आप कहानी से क्या सीखते हैं, क्या सीख मिलता है, देखिए पढ़ते हैं हम आंसर। इस कहानी से सुकिया तथा मानव जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है कि उनका शोषण किस प्रकार से हो रहा है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियाँ बनाकर रखना चाहते हैं। सूबे सिंह जैसे लोग सुकिया तथा मानव जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं है कि वे अपने अनुसार जीवन जी सके। वे इनके हाथों सदैव से प्रताड़ित होते रहते हैं। मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं, उनको प्रताड़ित करते रहते हैं। उन्होंने या तो पूंजीपतियों की नाजायज मांगों के आगे घुटने टेकने पड़े या फिर खानाबदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भटकते रहे। तो सुकिया का कथन मजदूरों के इसी संवेदना को प्रकट करता है। ठीक है, इसमें आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खानाबदोश कहानी में आज के समय किन किन समस्याओं का रेखा चित्रण किया गया है। मतलब आज के समय में कौन कौन सी समस्याएं आप खानाबदोश कहानी के आधार पे देखते हैं। इस समस्याओं के प्रति कहानीकार का दृष्टिकोण भी स्पष्ट आपको इसमें करना है। तो भाई खानाबदोश कहानी के आधार पे हमारे को जो किसानों के जीवन चलाने के लिए गाँव से पलायन जो होता है उसका पता चलता है ना। जो किसान है अपना जीवन यापन नहीं चला पा रहे हैं, उसके वजह से वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। मजदूरों का शोषण हो रहा है ना। जातिवाद भेदभाव, जातिगत भेदभाव का भी हमें इसमें जिक्र किया गया है। स्त्रियों का शोषण होता है ना। कहानी में सुकिया और मानव के माध्यम से निम्नलिखित समस्याओं को समझाया गया है। ये दोनों पात्रों की कहानी है जो भाईचारे में जीवन नहीं बिताना चाहते। भेड़ चाल लिखा हुआ है, भेड़ चाल में जीवन नहीं बिताना चाहते। वे समझौता नहीं करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। वे ठेकेदार को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। वे अपनी शर्तों पर जीवन के लिए कष्टों तक के
कष्टों तक को गले लगाने से चूकते नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऊपर जो है आप जो भी अभी हमने बोला कि आज भी खानाबदोश खाने के आधार पे आज भी बहुत सारी समस्या आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में। ठीक है, जातिगत भेदभाव जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत तेंदु के समय हिंदुस्तान की दशा कैसी थी? ठीक है, तो भारत तेंदु जी के समय देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई थी, उतनी अच्छी दशा नहीं थी। देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, वह हमारा सारा कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीद कर अपने देश भेज देते थे, और वहाँ के जो माल होता था ना, हमारा जो हमारे देश में मतलब मनमानी कीमत पर वही माल को बेचा करते थे, बदल कर कच्चे माल को यहाँ से भेज दिया अपने देश में, तैयार माल में बदला और उससे भारत में आके बेचते थे, जिससे हमारे उद्योग धंधे जो थे वो ठप हो गए, खेती बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। इन सभी का देश की आम जनता पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका दोहरे स्तर पर शोषण हो रहा था। एक तो उच्च वर्ग समाजवादी सोच के कारण, दूसरी अंग्रेजी शासक के रूप में समाज में समान विषमताएं थी। मतलब एक तो जो हमारे समाज के उच्च वर्ग थे वो आम लोगों का शोषण करते थे, दूसरी तरफ अंग्रेज लोग शोषण करते थे। ठीक है, सारी कुरीतियाँ जैसे कि अंधविश्वास, जादू टोना, जाति प्रथा, मेल विवाह, अछूत जो मतलब छुआछूत है, धर्म के आधार पर भेदभाव, दलित समस्या, स्त्रियों की हीन दशा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा पुनर्विवाह ना होना आदि, इन सभी समस्याओं से भारत जूझ रहा था। इस प्रकार देखा जाए तो इस समय समाज में, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, प्रत्येक स्तर में भेदभाव, शोषण, अन्याय, ये सारी भावनाएं व्याप्त थी। तो इस ऐसी दशा थी भारत की भारतेंदु जी के समय में। ठीक है, इसमें 29 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपके गद्य खंड से थे। ठीक है, गद्य खंड से में ये सारे क्वेश्चन ऐड किए गए थे। काव्य खंड से भी आपके लगभग 20 प्लस ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, और अगली वीडियो जो है आपको काव्य खंड से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग यार वीडियो को शेयर करना, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।